हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025। और वहीं बात करें जो आपकी रेलवे के अंदर जो पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं टीचिंग की, उसकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है जो कि 50 नंबर का आपके रेलवे में पूछा जाएगा। और वहीं हर टॉपिक जो केवीएस का है वही टॉपिक आपका रेलवे में भी पढ़ना है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि यूनिट 2 हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लर्निंग के बारे में। ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब इसमें कई सारी थियरीज पढ़ना है। इसमें आपको बिहेवियरिज्म पढ़ना है, बिहेवियरिज्म की थियरी पढ़ना है, कॉग्निटिविज्म पढ़ना है, उसकी थियरीज पढ़ना है, और लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, इसको हमको पढ़ना है। तो कल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम की जो अधिगम का अर्थ क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और वहीं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं, और हम लोगों ने लर्निंग के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स हैं, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रभावकारी सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग, सीखने की प्रभावकारी विधियां। ठीक है, सीखने की लिख लीजिए या अधिगम की लिख लीजिए। अधिगम की प्रभावकारी विधियां, प्रभावकारी विधियां। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं जो हमारे लर्निंग को, हमारे अधिगम को, हमारे सीखने की कला को और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली जो है हमारी इसमें जो हमारे ओल्ड मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे ओल्ड मेथड्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत विधियां कहते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं परंपरागत विधियां, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप, पहला क्या है, अविराम विधि तथा विराम विधि, मतलब मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। वहीं दूसरा मेथड क्या है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, विराम तथा अविराम विधि। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विराम तथा अविराम विधि। वहीं दूसरा हमारा क्या है, दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा पूर्व विधि तथा अंश विधि। ठीक है, होल मेथड एंड पास्ट मेथड। ठीक है, पास्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विधि तथा अंश विधि। पूर्ण एंड अंश विधि। और क्या है तीसरा हमारा, इंटेंशनल लर्निंग, एंड इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है, क्या इंसिडेंटल लर्निंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, साभिप्राय एंड प्रासंगिक सीखना। ठीक है, प्रासंगिक सीखना। ठीक है, प्रासंगिक सीखना। और चौथा क्या है इसमें हमारा, तो ये जो हमारी 3 विधियां हैं, मैंने 3 विधियों के बारे में बताया जो हमारी परंपरागत विधियां हैं। कहने का मतलब है जो हमारी ओल्ड विधियां हैं, ओल्ड मेथड्स हैं लर्निंग की, जो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है या लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। तो वो कौन कौन सी है, मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, जिसको हम कहते हैं विराम तथा अविराम विधि। दूसरा है होल मेथड एंड पास्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं पूर्ण या अंश विधि। तीसरा हमारा इंटेंशनल लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं साभिप्राय या प्रासंगिक अधिगम। ठीक है, तो आइए बारी बारी से चीजों को बताता हूं मैं। तो पहला है हमारा मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। इसमें क्या है भाई,
मास्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विराम तथा अविराम विधि। इसमें कहने का क्या मतलब है, विराम विधि, विराम का मतलब ही है रुक रुक के पढ़ाना। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा आराम देकर, रेस्ट देकर हम पढ़ाते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें मैं आपको 5 मिनट जो कॉमेडी या ऐसे करके आपको फिर से मैं अपने टॉपिक पे चला आता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आराम देकर इसको हम क्या किसी चीज को पढ़ाना क्या बोलते हैं, इसको विराम विधि बोलते हैं। वही बात करें अविराम विधि में, इस तरह का विश्राम नहीं दिया जाता है, मतलब आराम नहीं दिया जाता है। और सीखने के लिए जो निर्धारित समय होता है, ठीक है, कुछ भी हमें जो सीखना होता है, जो पर्टिकुलर टाइम होता है हमारा, उसमें लगातार करके पाठ को हम सीखते हैं। मतलब इसमें ठीक उसका अपोजिट है विराम विधि का। इसमें हमें कुछ भी सिखाना होता है बच्चों को, हम इसमें बच्चों को आराम नहीं देते, सीधा लगातार जब तक पाठ हमारा खत्म नहीं होता तब तक बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट है होल मेथड एंड पास्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विधि या अंश विधि। तो बात करें जब छात्र किसी विषय को प्रारंभ से अंत तक पढ़कर सीखते हैं तो इसे पूर्ण विधि कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है शुरुआत मैंने की, पहले मान लीजिए अधिगम टॉपिक स्टार्ट किया और अधिगम का जो भी पूरा सिलेबस में है हमारा उसको मैंने कंप्लीट कर दिया अधिगम का टॉपिक, तो ये क्या है, हमारा होल मेथड है, ठीक है, होल मेथड है। वही बात करें जब किसी विषय को अनेक अंशों में बांटकर प्रत्येक अंश को एक दूसरे के बाद सीखते हैं तो इसे अंश विधि या पार्ट मेथड कहते हैं हम। कहने का मतलब ये क्या है, अंश मेथड क्या है या पार्ट मेथड क्या है। देखिए मान लीजिए कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जैसे अब मान लीजिए लर्निंग की मैं कम से कम 7 से 8 10 वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, कम से कम 10 वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसको मैंने कई पार्ट में अपलोड किया, कई पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, कई पार्ट में एक एक टॉपिक लेके पढ़ाया, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बांट कर मैंने चीजों को पढ़ाया। और पूरा जब तक हमारा खत्म नहीं हो जाता, तो किसी भी चीजों को सिखाना, हमें बच्चों को सिखाना होता है, उसको मैंने पार्ट में, टुकड़ों में सिखा रहा हूं मैं किसी चीज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट मेथड या अंश विधि कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, बस सुन लीजिए, ठीक है, इतना याद रहे बस, क्योंकि उतना पूछता ना एग्जाम में, लेकिन मुझे डिटेल में पढ़ाना है आपको। नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं साभिप्राय या प्रासंगिक सीखना। इसका क्या मतलब हुआ, जब छात्र अपनी इच्छा एवं एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी पाठ या विषय को सीखते हैं, इसे स्वाभिप्राय लर्निंग कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब भी किसी बच्चे का कोई जो भी इच्छा है पढ़ने का, मैंने उसको पढ़ाया और एक निश्चित उद्देश्य, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। जैसे मैं अधिगम आपको सिखा रहा हूँ या अधिगम कुछ भी सिखा रहा हूँ, तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है यहाँ पे सीखना, ठीक है, लर्निंग के टॉपिक्स को सीखना जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित एक टारगेट ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टाइम में मैं पढ़ाता हूँ आपको या सिखाता हूँ, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, हमारा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटेंशनल लर्निंग। कि आपकी इच्छा है, ठीक है, उसके आपकी इच्छा के अनुसार मैंने पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चीज आपको सिखाई, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंशनल लर्निंग कहते हैं, ठीक है, या साभिप्राय अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। क्या इंसिडेंटल लर्निंग बोलते हैं, ये क्या है भाई, जब छात्र या बच्चा किसी भी बिना किसी निश्चित उद्देश्य के, जब भी जो बच्चा है किसी बिना किसी उसका कुछ किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव ना हो, जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूँ उसका कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, साथ साथ अपने आप बच्चा कुछ सीख ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रासंगिक अधिगम, या हम क्या कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को कुछ भी पढ़ाया, कुछ भी सिखाना चाहता हूं मैं छात्र को, तो उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, बिना किसी निश्चित या कंफर्म ऑब्जेक्टिव के मैं कुछ भी बच्चे को सिखा रहा हूँ, बच्चा धीरे धीरे अपने आप कुछ भी चीजें सीख ले रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, हमारा आधुनिक विधियां, ठीक है, हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड्स कह लीजिए, या आधुनिक विधियां, आधुनिक विधियां, ठीक है भाई। ओल्ड मेथड्स बताए थे जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं कुछ, ऐसे ही आपको समझा दिया। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहला है जो आधुनिक विधियां हैं हमारी कौन कौन सी हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इसका कहने का क्या मतलब है, प्रेक्षण द्वारा सीखना,
प्रेक्षण द्वारा सीखना। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा मेरा क्या है भाई, विवेचना विधि, डिस्कशन मेथड। ठीक है, क्या, डिस्कशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विवेचना विधि, विवेचना विधि। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है इसमें, तीसरा हमारा क्या है भाई, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय करके सीखना, इसको हम बोलते हैं करके सीखना। चौथा क्या है हमारा, चौथा क्या है, चौथा है हमारा रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड। क्या, रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। आवृत्तिकरण, आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। ठीक है, पुनर्निरीक्षण विधि। और एक क्या है भाई, पांचवा हमारा इसमें है रॉट एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड। रॉट एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रटकर तथा समझकर सीखना, रटकर तथा समझकर सीखना। ठीक है, तो किसके बारे में मैंने बताया भाई, मैंने यहां पे बताया, क्या बताया मैंने, जो मॉडर्न मेथड्स हैं हमारे जो हमारे लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, हमारे किसको, लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, आइए इसको मैं बता रहा हूं आपको। पहला है हमारा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण द्वारा सीखना। दूसरा है हमारा डिस्कशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं विवेचना विधि। तीसरा है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना या एक्सपेरिमेंटिंग लर्निंग। ठीक है, चौथा है हमारा रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। पांचवा है हमारा रॉट एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रट कर तथा समझ कर सीखना। तो ये पांच है हमारे मॉडर्न मेथड्स। ये देखिए, यहाँ पे मेरा आपको समझाने का मतलब बस इतना ही कि ये टर्म्स जो हैं आपके लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड का ऐसे जो टर्म्स है आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो आप वहां पे समझ जाओगे और क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। पेडागोजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आप जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या लिखा है, पहला हमने लिखा है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण द्वारा सीखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही समझ लीजिए कि भाई प्रेक्षण द्वारा सीखने का क्या मतलब है। इस विधि का जो चलिए लिखवा देता हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसको लिखवा देता हूं मैं आपको। तो इसमें लिख लीजिए भाई पहले, दिस मेथड इज प्रोपाउंडेड बाई, किसने प्रोपाउंड किया भाई, ये किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, बंडूरा साहब ने किया था, बंडूरा ने कब किया था, 1958 में। ठीक है, 1958 में किया था इसका। वहीं ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा किसी प्रक्रिया को, किसी प्रोसेस को देखता है, ठीक है, देखता है, किसी प्रक्रिया या प्रोसेस को देखता है, ठीक है, प्रक्रिया को रीइंफोर्स होते देखता है, किसी भी प्रोसेस को रीइंफोर्स होते हुए देखता है, तो उसमें वैसा ही करने का क्या आ जाता है, एक तीव्र उत्तेजना या प्रवृत्ति, नेचर आ जाती है उस चीज को करने की। ठीक है, उस चीज को करने की, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ किया, कुछ पढ़ाया या कुछ ऐसी चीजें की जो आपको लगा कि मतलब आपने ऑब्जर्व किया मुझे, ठीक है, आपने क्या किया, मुझे ऑब्जर्व किया, और उसी को करने के लिए आपके अंदर भावना आई, जागृति आई, जिसको आप क्या बोलते हो, ये प्रवृत्ति, जो एक नेचर है आपके अंदर आ गया कि इस चीज को करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण द्वारा सीखना। ये मेथड जो है किसके द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा 1958 में
प्रतिपादित किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था। और ये मेथड उनके अकॉर्डिंग ये है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी प्रोसेस को होते देखता है, री करने का क्या मतलब है, पुनर्बलित जिसको हम बोलते हैं, वो देखता है, तो उस पे वैसा ही सेम करने की, उसको ऑब्जर्व करके वैसे ही सेम एक्टिविटीज करने की क्या होती है, एक तीव्र प्रवृत्ति क्या होती है, तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है। मतलब उसके अंदर एक ऐसा नेचर आ जाता है उस चीज को करने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा डिस्कशन मेथड। क्या, डिस्कशन मेथड या विवेचन विधि, विवेचना विधि। विवेचना विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जनरली ये क्या है, ये ग्रुप में सीखा जाता है। ठीक है, ग्रुप लर्निंग होती है। ठीक है, ग्रुप लर्निंग होती है, ये ग्रुप लर्निंग होती है। और जो ग्रुप सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्रुप लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, इसको बच्चा क्या करता है, इसकी इसकी क्या प्रो एंड कॉन्स, कॉन्स को डिस्कस करता है, प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस करता है। ठीक है, डिस्कस करता है। जैसे देखिए, डिस्कशन मेथड कहने का क्या मतलब है, इसमें कोई भी चीज ग्रुप में सीखने वाली जो भी चीजें होती है, मतलब ग्रुप में कोई भी चीज सीखने की लायक होती है उसको हम सीखते हैं। ठीक है, और जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जो भी ग्रुप का लर्निंग का जो सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, उसके जो भी टॉपिक है उसका बच्चे उनके प्रो, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या गुण है, क्या दोष है, उसको डिस्कशन करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिस्कशन मेथड, क्या डिस्कशन मेथड या विवेचना विधि। अब आगे चलते हैं। तीसरा है क्या हमारा, तीसरा है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखना। इसमें क्या होता है भाई, करके सीखना में क्या होता है, मतलब सेल्फ डूइंग एक्टिविटीज कराई जाती है इसमें। ठीक है, देखिए लर्निंग बाय डूइंग समझ लीजिए। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए, इतना इसमें रटने की जरूरत है। लर्निंग बाय डूइंग कहने का क्या मतलब है भाई, खुद करके सीखना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम कोई भी काम, कोई भी टॉपिक खुद से करने के लिए देते हैं। ठीक है, उनको जब हम कोई चीज खुद से करने का अपॉर्चुनिटी या अवसर देते हैं तो बच्चे से जो कमियां होती हैं या जो गलतियां होती हैं बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बच्चे उस पर ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने दिया आपको, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने दिया, मैंने कहा कि कोई प्रैक्टिकल चीजें दी कि भैया इसको करके दिखाओ, अपने मन से जैसे आता है तुम करके दिखाओ, तो बच्चे वैसे करने की कोशिश करते हैं। और जब बच्चा वैसे करने की कोशिश करता है तो जरूर कुछ ना कुछ गलतियां करता है, और कुछ ना कुछ गलतियां करता है तो उसको वो चीजें याद आती है क्योंकि खुद से उसने गलतियां की थी, उस चीज को याद आती है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, इस पे बच्चा एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, बच्चा खोजने में लग जाता है। तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड। रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड, रिवीजन मेथड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, इसको हम बोलते हैं आवृत्तिकरण पुनः निरीक्षण विधि। क्या, पुनः निरीक्षण विधि, पुनः निरीक्षण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जो बच्चों से गलतियां होती हैं, ठीक है, एरर्स एंड मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स एंड मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों को क्या होता है, इसमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको करेक्ट करने की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, इस चीज को करेक्ट करने की। ठीक है, करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें ये क्या करते हैं, एक्टिव एक्टिव
पार्टिसिपेशन बच्चों का होता है और बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होता है और वो सीखने के लिए क्या होते हैं, सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड टू लर्न। ठीक है, देखिए ये दोनों जो विधियां हैं, जो दोनों मेथड्स हैं, इसको दोनों एक साथ पढ़ाने का माना जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड है दोनों एक साथ पढ़ाने का। और इसमें क्या होता है, बच्चे जो भी चीजें भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, आप भूल गए, तो इस विधि से रिसाइटेशन रिसाइटेशन कराया जाता है ना, कविता कविता का पोएम रिसाइटेशन, तो बच्चों भूलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भूली चीजें होती हैं, बच्चे जो एरर्स एंड मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो बच्चे को अवसर मिलता है इसमें करेक्ट करने की। ठीक है, पहली बार मैंने बोला, बच्चों ने गलत बोला, फिर बोला, दोबारा बोला, तीसरा बोला, चौथा बार बोला, पांचवा बार बोला, छठवां बार बोला, सातवां बार बोला, तो बच्चे क्या हुआ, बच्चे जो भी गलतियां कर रहे हैं, धीरे धीरे भूल चूक जो उनसे हुई थी, वो धीरे धीरे उनका करेक्शन होने लगा। और वही बात करें, ये इसमें से जिसकी वजह से बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होने लगता है और बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं किसके लिए, सीखने के लिए। तो ये क्या है हमारा रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड। बार बार रिवीजन करो, कभी जो भूलोगे वो भी पकड़ में आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इससे आसान नहीं, सब इसमें और कुछ है ही नहीं आपको सिखाने लायक। ठीक है, इतना आसान है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए और क्वेश्चन को लगाइए। इसी टॉपिक को लोग घुमा फिरा के बहुत नोट्स मतलब इधर उधर करके करते हैं, लेकिन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आसान तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं भाई। पांचवा हमारा क्या है, रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड। अंडरस्टैंडिंग मेथड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रटकर या सीखने की विधि, रटकर या समझकर। रटकर या समझकर सीखने की विधि। तो इसमें क्या होता है भाई, आपको भी पता है, रट कर सीखना। ठीक है, ये मना किया जाता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लानी है, डेवलप करनी है बच्चों के अंदर। तो इसमें क्या होता है, रटने की विधि बच्चों के लिए बहुत प्रभावकारी विधि मानी जाती है। तो बच्चे को देखते हैं आप, रटा दिया जाता है, जब छोटा बच्चा होता है, इनके लिए बहुत इफेक्टिव मेथड माना जाता है लर्निंग का। उनको कोई भी चीज ए बी सी बार बार रटाया जाता है। ठीक है, वही आगे की बात करूं, समझ कर सीखने की विधि जो होती है अंडरस्टैंडिंग, वो बड़े बच्चों में बेस्ट मानी जाती है, इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। जो भी मैथ के लॉ थियरम है, सारी चीजें जो फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, इफेक्टिव ये बड़े बच्चों में होती है। बस इतना ही पढ़ना है। अब आइए कुछ और टॉपिक्स बचे हैं जो कि इसमें पढ़ना है, उसके बाद हम व्यवहारवाद के जो प्रिंसिपल थियरी पावलोव के और आपके कोहलबर्ग के, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं हम लॉस ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या लॉस ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीखने के नियम। ठीक है, क्या है, सीखने के नियम। तो भाई यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो जिस एरिया से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको मैं कवर करा रहा हूं आपको। तो लॉस ऑफ लर्निंग क्या है भाई, ये है कौन कौन से लॉस है, लॉस ऑफ लर्निंग। तो इसमें बात करें, पहला क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभ्यास का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम।
तो भैया हमको 3 लॉस के बारे में पढ़ना है, जो कि अधिगम के 3 लॉस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभ्यास का नियम। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम। तो ये 3 लॉ हैं जिसको हमें बारी बारी से पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं तीनों लॉस को। तो पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका कहने का क्या मतलब है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है भाई? इसमें जो भी बच्चा है, ठीक है, जो भी सीखने वाला है भाई, सीखने वाले व्यक्ति में सेटिस्फेक्शन या क्या, जिसको हम बोलते हैं एनॉयंस, मतलब खींच होना व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। ठीक है, किसके? व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। बिल्कुल भाई, आप सीखना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज है, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप अगर सेटिस्फाई उस चीज से, तो आप उसको सीख रहे हो। कहने का मतलब है आपने सीखा, आप तत्पर हो, आप रेडी हो सीखने के लिए। ठीक है, आप रेडी हो सीखने के लिए। वहीं अगर आप एनॉय हो रहे हो, आपको मेरी चीजें नहीं समझ में आ रही है, आपके अंदर खींच आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ को कहते हैं, इस लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग तत्परता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि हम अगर तत्पर हैं किसी चीज को सीखने के लिए, तो जो लर्निंग होगी हमारी, अधिगम होगी, वो बहुत प्रभावी होगी। ठीक है, अगर हमारे अंदर एनॉयंस है, हमारे अंदर खींच है, हम एक्टिव ही नहीं है, या हम सीखने के लिए रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो हम किसी चीज को सिखा नहीं सकते। तो इस नियम के अनुसार, ये नियम जो लॉ है, यही कहता है कि सीखने के लिए जितना हम तत्पर रहेंगे, तत्पर कहने का मतलब जितना तैयार रहेंगे, जितना मोटिवेटेड रहेंगे, जितना एक्साइटमेंट रहेगी हमारे अंदर, हम उतनी ही अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो तो कोई भी चीज अगर आप सेटिस्फाई मैं कर पा रहा हूँ, आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, मतलब आपके समझ में आ रहा है, तो आप सीखने के लिए तत्पर हो। ठीक है, वही चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो इसका कहने का मतलब आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो आपको वो चीज नहीं समझ में आती है। कभी भी आप देखेंगे, अगर कोई चीज मैं कितना भी सिखा लूं, आप सीखने के लिए रेडी नहीं है, तो वो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक, चलो दूसरा नियम क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है? ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, इससे क्या होता है? जो हमारा स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम उद्दीपन बोलते हैं। और क्या होता है हमारा? जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रांग होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है हमारा? जो इनका रिलेशन है, ये स्ट्रांग होता है। जो इनका रिलेशन है, ये स्ट्रांग होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम यही कहता है कि जितना भी अच्छे से सीखना है किसी चीज को, जितनी अच्छी अधिगम करानी है बच्चों को, उतना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कराओ। उससे क्या होगा? प्रैक्टिस कराने से हमारा जो स्टिमुलस है, जिसको हम कहते हैं उद्दीपन या रेस्पॉन्स, जो हमारे अनुक्रिया है, इनका जो रिलेशन है, दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, बहुत मजबूत रिलेशन होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स करेंगे, उतना ही स्टिमुलस हमारे अंदर उद्दीपन आएगी, चीजों को एक्साइटमेंट आएगी सीखने की। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मोर एंड लर्न मोर। अब आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है भाई? लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, कुछ भी जो भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मैं सिखा रहा हूं, लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए,
जो किसी भी चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसी भी चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स है या अनुक्रिया जिसको आप बोलते हो, अनुक्रिया है, ये क्या है, इसके इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर, के आधार पर सीखता है, ठीक है, के आधार पर बच्चा सीखता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी जो बच्चा है, इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, वो किसी अनुक्रिया या कार्य को, उसके प्रभाव, कोई भी जो एक्टिविटीज है या रिस्पॉन्स है, उसके कार्य के प्रभाव मतलब इफेक्ट या उसका जो क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसके बेसिस पर कोई भी चीज सीखता है, उसके भी बेसिस पर कोई चीज सीखता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तो ये चीजें हैं क्या, इसकी वजह से ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर मान लीजिए कोई चीजें सीखा आपने, आप सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, अगर वहीं मैं नहीं सिखा पाया या नहीं सिखा पाया, आपको नहीं समझा पाया, तो आप एनॉइंग होंगे, क्या आप एनॉइंग होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एनॉइंग होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो प्रभाव, अगर जो प्रभाव है वो सेटिस्फाइंग नेचर का है, तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव लर्निंग हुई यहाँ पे। अगर इसका जो प्रभाव है, कोई भी चीज जो सिखा रहा हूं मैं बच्चों को, वो एनॉइंग है, तो उसका जो लर्निंग है वो नेगेटिव होगी। समझ में आया, मतलब कोई भी चीज सिखाना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट क्या है, उससे हमें यह पता चलता है कि उसकी लर्निंग पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है, ये पता चलता है। यह कौन नियम कहता है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, प्रभाव का नियम। किसी भी बच्चे को हम कोई चीज सिखा रहे हैं, उसका जो रिस्पॉन्स या अनुक्रिया है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसके आधार पर कोई भी चीज बच्चा सीखता है, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर सेटिस्फाइंग नेचर है, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसका कहने का मतलब है पॉजिटिव लर्निंग हुई, उसका प्रभाव जो है, इफेक्ट है, वो क्या है, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। जो भी चीज़ें सिखाएं, उसका रिजल्ट, कंक्लूजन जो है, वो प्रभाव पॉजिटिव हुआ। वहीं अगर कोई चीज़ सेटिस्फाइंग नहीं है, एनॉइंग है, तो इसका कहने का मतलब है बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये नियम कहता है। अब आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं लर्निंग कर्व। किसको हम पढ़ते हैं, लर्निंग कर्व, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शिक्षण वक्र, शिक्षण वक्र। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हर टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि लर्निंग कर्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो लर्निंग कर्व है, पहली चीज लिखिए इसमें, लर्निंग कर्व shows relation between quantity of learning, quantity of learning, quantity of learning and प्रैक्टिस, ठीक है, एंड प्रैक्टिस। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि लर्निंग कर्व जो है या शिक्षण वक्र है, ये क्या, किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, ये हमारा कितनी मात्रा में हमने लर्निंग की है और कितनी मात्रा में हमने अभ्यास किया है, इसके बीच में एक रिलेशन बताता है। हमारा क्या, हमारा लर्निंग कर्व बताता है, रिलेशन। अब आइए देखते हैं, इसमें जो लर्निंग क्वांटिटी है, लर्निंग क्वांटिटी है, और हमारा जो उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, और हमारे अंदर उसकी कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट करना ऑन ग्राफ, ठीक है। देखिए,
सबसे पहली चीज, लर्निंग कर्व होता क्या है, शिक्षण वक्र क्या होता है, ये हमारी लर्निंग की क्वांटिटी, जिस मात्रा में हमने सीखा, ठीक है, हमारे अधिगम की मात्रा क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका उसका क्या है, उसका हमारा क्या है, हमारा प्रैक्टिस, ठीक है, कितना प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके बीच में क्या दिखाता है, हमारा रिलेशन दिखाता है, क्या संबंध दिखाता है। और लर्निंग क्वांटिटी, सीखने की मात्रा को, उसका इफेक्ट क्या है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को अगर हम किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व, ठीक है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इसको उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, कितने सीखा हमने किस क्वांटिटी में, इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं भाई, लर्निंग कर्व्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण वक्र के प्रकार, शिक्षण वक्र के प्रकार। तो भैया इसमें पहला क्या है, इसका पहला है सरल रेखी वक्र, सरल रेखी वक्र, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ठीक है, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। दूसरा हमारा क्या है, सरल या समान कह सकते हैं इसको, ठीक है, समान कह सकते हो। दूसरा क्या है इसमें हमारा, दूसरा हमारा वर्धमान निष्पादक कर्व, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा वर्धमान निष्पादक कर्व, निष्पादक वक्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तीसरा क्या है इसमें हमारा, तीसरा हमारा ह्रास निष्पादन वर्ग, क्या, ह्रास निष्पादन वक्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा वर्धमान निष्पादक वर्ग, वर्धमान निष्पादन वक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ ह्रास निष्पादन वर्ग के बाद चौथा हमारा क्या होता है, एस शेप्ड कर्व वक्र, ठीक है, क्या, इसको हम बोलते हैं एस शेप्ड वक्र, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए अधिगम जो वक्र है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए सुन लीजिए। पहला क्या है, सरल रेखी वक्र, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, या हमारा समान रेखी वक्र बोलते हैं इसको। दूसरा हमारा वर्धमान निष्पादक वक्र, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। तीसरा हमारा ह्रास निष्पादन वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। वहीं चौथा हमारा क्या है, एस शेप्ड कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस आकार का वक्र। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं,
जो लर्निंग कर्व्स हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सरल रेखीय वक्र, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। दूसरा हमारा वर्धमान निष्पादक वक्र, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तीसरा हमारा ह्रास निष्पादन वक्र, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। चौथा हमारा एस शेप्ड वक्र, जिसको हम बोलते हैं एस शेप्ड वर्ग। ठीक है, वक्र बोलते हैं, वर्ग नहीं। तो ये चारों हैं, आइए चारों को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला किसके बारे में मैंने बताया था, पहला भाई, पहला हमारा समान निष्पादन वर्ग। क्या, समान निष्पादन वक्र। ठीक है, समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कर्व का जो शेप है, कर्व का शेप कैसा होता है, कर्व का शेप कैसा होता है, सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन शेप का होता है। ठीक है, इसका कर्व जो है किस शेप का होता है, सिंगल स्ट्रेट लाइन शेप का। ठीक है, होता है। कहने का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट लर्निंग इज द लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, द लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज इक्वल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, समान निष्पादन वर्ग, बस सिंपल शब्दों में समझिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। कहने का क्या मतलब है, इसका जो कर्व का शेप होता है ये सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है। क्या, सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा के आकार की होती है। और ये क्या कहता है, समान निष्पादन वक्र ये कहता है कि जो हमारी लेवल ऑफ लर्निंग है, ये जो सीखना, जो हमारा ट्रायल है, ये हमारा एक समान है, एक गति समान होती है। सीखने का जो हमारा अभ्यास है ये हमारा एक समान होता है। ठीक है, सीखने की जो गति है, जो लेवल है, सीखने की गति कितना क्या होती है, एक समान होती है। कैसे, आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा, ये हमारा टीचिंग परसेंटेज हो गया। ठीक है, टीचिंग परसेंटेज हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा प्रयास कह लीजिए या आप कह लीजिए ट्रायल। ठीक है, ट्रायल कह लीजिए या लर्निंग कह लीजिए, ये हो गया। तो ये क्या है, हमारा सीखने का जो लेवल है एक सीधी रेखा में हो रही है। मतलब हर जगह जो हमारी लेवल ऑफ लर्निंग है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, यहां भी समान है। ठीक है, क्या, हर जगह समान है। ठीक है, तो ये हमारा कर्व जो कहता है कि जो हमारे सीखने की गति, जो पेस ऑफ लर्निंग है, ये हमेशा हमारी एक समान, एक गति से होती है। ठीक है, एक समान गति से होती है। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा वर्धमान निष्पादक वर्ग, वर्धमान निष्पादक वक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टार्टिंग में जो लेवल ऑफ लर्निंग हमारी होती है, लेवल ऑफ लर्निंग ये क्या होती है, हमारी स्लो होती है। ठीक है, स्लो होती है। फिर हम प्रैक्टिस
या ट्रायल करते हैं, प्रैक्टिस एंड ट्रायल करते हैं, तो जो लेवल ऑफ लर्निंग है या पेस ऑफ लर्निंग है, पेस ऑफ लर्निंग क्या हो जाती है हमारी, फास्ट हो जाती है। ठीक है, फास्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व है, ये हमारा क्या होता है, ये मूव्स फास्टली या अपराइज। ठीक है, अपराइज, अपराइज फास्टली। देखिए ये क्या कहता है भाई, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हमारा जो लेवल ऑफ लर्निंग है, ठीक है, शुरुआत में जो हमारी पेस ऑफ लर्निंग है, जो सीखने की गति होती है, वो हमारी बहुत स्लो रहती है। लेकिन जब भी हम प्रैक्टिस या अभ्यास करते हैं या ट्रायल करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो हमारी जो पेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की गति है, वो फास्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जिससे जिससे इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लर्निंग कर्व है, ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तेजी से किसकी, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे समझो, एग्जांपल समझो, देखिए ये ग्राफ है हमारा, ये शुरू में बहुत धीरे रही, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे तेजी से उड़ता है, तो ये हमारा टीचिंग परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, टीचिंग परसेंटेज हो जाता है। इधर हमारा क्या हो जाता है, इधर हमारा प्रयास हो जाता है। ठीक है, या ट्रायल हो जाता है। ठीक, ट्रायल हो जाता है। तो देखिए शुरू में जो हमारी लेवल ऑफ लर्निंग है बहुत धीरे थी, बहुत धीरे थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर कोशिशें की, प्रैक्टिस की, हमारी लर्निंग तेजी से हो गई और तेजी से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो सीधा सा मतलब है, वर्धमान निष्पादक वक्र क्या कहता है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये कहता है कि शुरुआती दौर में हमारी जो पेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की गति है, वो स्लो होती है। उसके बाद हम प्रैक्टिस या ट्रायल सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो लेवल या पेस ऑफ लर्निंग है, ये फास्ट हो जाता है। उसके बाद जिसकी वजह से हमारी जो लर्निंग कर्व है, ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। समझ गए। और यह कब किया जाता है, यह तब किया जाता है जब बच्चे को कोई कठिन चैप्टर या कोई हार्ड चैप्टर सिखाने के लिए, हम बच्चों को कठिन समस्या कोई है, प्रॉब्लम, जो हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व कराने के लिए, उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है भाई, हरास निष्पादन वक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें लिख लो, दिस कर्व shows जो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी पेस ऑफ लर्निंग होती है, जो पेस ऑफ लर्निंग होती है, क्या होती है हमारी, या रेट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं आप इसको, रेट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। रेट ऑफ लर्निंग क्या होती है हमारी, फास्ट होती है, फास्ट होती है। लेकिन बाद के बाद, आफ्टर दैट, रेट ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ लर्निंग डिक्रीजेस। ठीक है, क्या डिक्रीजेस, रेट ऑफ लर्निंग हमारी घट जाती है। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस के क्या आ जाता है, हायर लेवल पे आ जाता है, हायर लेवल पे आ जाता है। देखिए अब समझिए, जो हमारा तीसरा है, क्या इसको हम कहते हैं, हरास निष्पादन कर्व या कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें क्या होता है, ये कर्व यह दिखाता है, यह वक्र यह दिखाता है कि जो हमारे स्टार्टिंग में रेट ऑफ लर्निंग है, ये बहुत फास्ट होती है,
स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज बहुत तेजी से सीखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये स्लो जो रेट ऑफ लर्निंग है हमारी धीमी होती जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि जो हमारा विषय होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, इतना अच्छे से हम उसको परफॉर्म कर पाते हैं, उसका परफॉर्मेंस इतना हायर लेवल का हो जाता है कि हम उसको जब ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, उसको हम ज्यादा सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो जो हमारे रेट ऑफ लर्निंग है वो धीमे होती जाती है। ठीक है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। चौथा, चौथा क्या है भाई? एस आकारी से, एस शेप्ड कर्व। एस शेप्ड कर्व, ठीक है, जिसको इसमें क्या है भाई, इसमें क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में जो हमारी रेट ऑफ लर्निंग होती है, रेट ऑफ लर्निंग है, ये क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, स्लो होती है। फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर दैट, प्रैक्टिस के बाद क्या होती है, प्रैक्टिस के बाद क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, फास्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर एंड में क्या हो जाता है, फिर धीमे हो जाती है, एंड में फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, एंड में स्लो हो जाता है, एंड में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे देखो, इसमें क्या बनता है, इसमें ऐसे ग्राफ हमारा बनता है, एस आकार का बनता है। ठीक है, ये हमारा टीचिंग परसेंटेज हो गया, टीचिंग परसेंटेज है। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, इसको हम प्रयास या प्रैक्टिस कहते हैं, प्रयास। ठीक है, ये हमारा प्रयास है। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारी रेट ऑफ लर्निंग, ये जो एस शेप्ड कर्व है हमारा, ये बताता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी, इसके अनुसार स्टार्टिंग में जो हमारी रेट ऑफ लर्निंग, सीखने की गति है, दर है, वो स्लो होती है। बाद में हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो उससे हमारी जो सीखने की गति है वो बढ़ जाती है, लेकिन एंड में फिर स्लो हो जाती है। एंड में फिर क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश किया, कोई भी ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे पूर्व परिचित नहीं है, पहले से उनके उस टॉपिक के बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो उनके लिए जो पूरा टॉपिक है पूरा कठिन है, पूरा डिफिकल्ट है। तो इससे जो बनने वाला कर्व होता है, ये हमारा किस आकार का बनता है, ये हमारा एस शेप्ड का होता है। ठीक है, एस शेप्ड का होता है। तो ये है हमारी चीजें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी कि क्या है चीजें। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, कि भाई एस शेप्ड कर्व क्या होता है, जो लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। और अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक, मतलब हमारी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कुछ भी बच्चों को हम सिखा रहे हैं, कितना ट्रांसफर हो रहा है कितना नहीं, ये कैसे हम जानेंगे, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये क्या होता है, ये तीन प्रकार का होता है जनरली। पहला क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा
जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखिए जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण। तीसरा होता है हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा क्या होता है? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? शून्य स्थानांतरण। तो आइए, बहुत आसान है, सिंपल से समझ लीजिए इसको बस। ठीक है, तो ये क्या है भाई? किसी चीज का, ठीक है, पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग लर्निंग है, आउटकम है, या लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज मैंने आपको समझाई, आप सेटिस्फाई हो, उसका आउटकम है जो वो पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। वही दूसरा क्या है? दूसरा हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है भाई? इसको, इसमें आपको भी पता है कि इसमें नेगेटिव, ठीक है, बच्चे को जो हमने समझाया वो बच्चे को समझ में ही नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वहीं जीरो, तीसरा क्या होता है हमारा? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। क्या? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब कल से हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि मतलब कुछ भी जो भी समझाया, देखिए कुछ भी चीजें हम सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसका दो परिणाम होता है, दो आउटकम होता है। पहला क्या? पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, मतलब बच्चों को सही जो चीजें मैंने जिस तरीके से समझानी चाहिए बच्चों को उस तरीके से समझ में आई, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या होगा? जिस तरीके से चीजों को समझाना चाहा बच्चों को वो चीजें नहीं समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी। बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो ये क्या हो गया? हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई। ठीक, सिंपल है, बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, कभी कभार पूछता है छोटे मोटे एग्जाम में। तो कल से हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद क्या होता है, उसकी थियरीज क्या है। कल से हमारा मेन टॉपिक है जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।